ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। वेव मोशन चल रहा था हम लोग का चैप्टर 1 का। इसमें बात करते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है वेग का समीकरण। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो बात करते हैं, यदि सरल आवर्त गति करता हुआ कोई यदि पिंड है, इसका पर्टिकुलर समय में क्या वेग होगा। ठीक है, ये हम लोग को यदि निकालना है, इसके दो पोर्शन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, v cos थीटा, v sin थीटा। बात करते हैं यदि हम लोग वेव मोशन की। ठीक है, तो इसका समीकरण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं विस्थापन बराबर विस्थापन का समीकरण, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जिसे कहते हैं। y बराबर क्या था, a sin ओमेगा टी। ठीक है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अवकलन करके देखिए, dy बाई डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, इधर क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। ठीक, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होता है, वेव का एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, हम जानते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अवकलन का। जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे या फॉर्मूला नोट कर लेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी पे डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं ए। अब ये देखिए, ये तो यक्स ओमेगा टी बराबर यदि हम लोग यक्स मान लें, ठीक है, तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन इस ओमेगा टी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स का, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और एक बार ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर मुझे मिलेगा ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, और यही क्या है, विस्थापन वेग है। क्या है, वेग। ये वेग का समीकरण v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग को वेग का समीकरण मिलेगा। इसी में थोड़ा और चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी के जगह पे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा
ए ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप देखिए साइन ओमेगा टी बराबर वाई अपॉन ए है, ठीक है। इसे हम लोग पुट कर देते हैं ए ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन ओमेगा टी बराबर क्या होगा वाई अपॉन ए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ए अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे भी हो जाएगा और ए अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। इसी में से ए बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए बच जाएगा और अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो v बराबर हमें क्या मिलेगा ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं गति का वेग का समीकरण, ठीक है। यही वेग का समीकरण है, ठीक है। वेग का समीकरण, ठीक। तो किया क्या हमने बेसिक से मैथमेटिक्स लगाई, ठीक है। डिफरेंशिएशन हमें यदि पता है, अवकलन पता है, ठीक है, तो हम लोग इस विस्थापन के समीकरण से हम लोग वेग का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया हमने विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा t लिखा, दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया dy बाई dt, इधर d बाई dt a sin ओमेगा t, ठीक है। a एम्पलीट्यूड है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में होता क्या है कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं, सिंस मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डी डी एक्स कोई कांस्टेंट मान लीजिए, ले लीजिए a इंटू, ठीक है, a इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाता है x टू द पावर n लिख दीजिए फॉर्मूला कुछ भी, ठीक है। तो ये हो जाता है a इंटू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कोई भी डिफरेंशिएशन करते समय, अवकलन करते समय यदि हमें कांस्टेंट पद मिलता है यानी कि नियतांक मिलता है तो नियतांक को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसे हुआ, ये फंक्शन है, ये कोई एक फलन है और ये नियतांक है, तो नियतांक को हम लोग क्या कर दिए बाहर कर दिए, बाकी जो बचा साइन ओमेगा टी इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए। सेम प्रोसेस होता गया है साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, फिर एक बार ओमेगा टी का डिफरेंशिएट कर दिए हैं तो ओमेगा मिल गया है, ठीक है। क्योंकि ये माना जाता है एक बार जिसको हम लोग मान करके डिफरेंशिएट करते हैं फिर से जो हम लोग माने रहते हैं उसका भी डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया था x बराबर क्या ओमेगा टी, ठीक है। x बराबर ओमेगा टी मान लिया था तो ये साइन x हो गया था, साइन x का एक बार डिफरेंशिएट किए cos x हो गया। फिर ये जो माना था हमने x बराबर ओमेगा टी, इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करें हैं तो टी के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बच जाएगा ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा आ गया है, ठीक। मिल गया हम लोग को v बराबर ए ओमेगा cos ओमेगा टी। फिर से सेम प्रोसेस से, ठीक है। हमने साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर दिए हैं यहाँ से y अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ओमेगा टी, तो वही हमने भर दिया है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए अंदर कर दिए हैं तो यहाँ पे गया है ए स्क्वायर हो गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है ए स्क्वायर में, तो हमको ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गए, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल गया है, ठीक। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग त्वरण। त्वरण का समीकरण ठीक। त्वरण के समीकरण को क्या करते हैं, तो सेम फॉर्मूला, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, वेग बराबर वेग v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये निकालना है, ठीक है। वेग वेग बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी हमने निकाला दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। On differentiating both sides, dv अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा d dt ऑफ a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। a ओमेगा बाहर कर दीजिए, d dt ऑफ कॉस ओमेगा टी, ठीक है। कॉस थीटा का क्या होता है, डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, सिंस d dx ऑफ कॉस x बराबर होता है माइनस साइन x, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसीलिए डी बाई डी टी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और एक बार ओमेगा टी का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा, ठीक है। क्या मिल गया हम लोग को, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये हो गया ये त्वरण, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर मतलब अल्फा बराबर, ए बराबर क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, इतना लिखते हैं। हम जानते हैं सिंस y बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, यहाँ से ए साइन ओमेगा टी ले लिया जाए तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। ये है, यही त्वरण का समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, दो चीजें, क्या क्या, इससे हमें क्या क्या पता होता है, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस फाइव, ठीक है। यही है, इसे क्या बोलते हैं, यह सरल आवर्त गति का आवश्यक प्रतिबंध है, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यही है, यदि त्वरण विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसका साइन यानी डायरेक्शन निगेटिव हो, तो उस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं सरल आवर्त गति, ठीक है। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए y है और सामने निगेटिव साइन भी है, ठीक है। यही सरल आवर्त गति का समीकरण का शर्त है, ठीक है। तो ये सरल आवर्त गति है, ऐसा सिद्ध हो गया। तो लिख देंगे कण का त्वरण विस्थापन के
समानुपाती होता है, विस्थापन के समानुपाती एवं दिशा विपरीत होती है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। सेम इसमें भी डिफरेंशिएशन ही करना था और आपको त्वरण का समीकरण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आवर्त का। टाइम पीरियड। हम जानते हैं त्वरण अल्फा बराबर क्या था, ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ओमेगा स्क्वायर क्या था, वाई अपॉन अल्फा। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, अंडर रूट में वाई अपॉन। ठीक, ये क्या है, कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग का हमको फार्मूला मिल गया। सिंस ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। वैल्यू पुट कर दीजिए ओमेगा की जगह पे, 2 पाई अपॉन टी बराबर अंडर रूट में वाई अपॉन अल्फा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर इधर कर दीजिए, टी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन इधर, टी इधर चला जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में अल्फा अपॉन वाई। ध्यान से देख लीजिए। कैसे क्या है, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसके नीचे कर लेते हैं अपॉन, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा टी इंटू अंडर रूट में वाई अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 पाई। ठीक है, टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में वाई अपॉन। यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में वाई अपॉन। यहाँ से था अल्फा अपॉन वाई। ठीक है, अल्फा अपॉन वाई
ठीक। अब यहाँ पे देखिए, सिंस y बराबर विस्थापन और अल्फा बराबर क्या है, त्वरण, ठीक है। ये y बराबर विस्थापन मिल गया, अल्फा बराबर त्वरण होता है, तो यानी आवर्तकाल का फॉर्मूला हमको क्या मिल गया, आवर्तकाल बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में y अपन अल्फा है ना, विस्थापन बटे त्वरण। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एस। ध्यान से देखिए, फार्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, अभी निकलवाए थे, माइनस सिंबल था, मतलब वो विपरीत दिशा में था, ठीक है। होता है एक्चुअल में अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये उल्टा हो गया था, अल्फा अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे जाएगा ना, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा अपॉन वाई। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अल्फा अपॉन वाई। ओमेगा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी, ये हो जाएगा अंडर रूट में अल्फा अपॉन वाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, टी इंटू अल्फा अपॉन वाई बराबर 1 इंटू 2 पाई, तो टी बराबर क्या मिल जाएगा, 2 पाई इंटू 1 अपॉन अल्फा अपॉन वाई। ये अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यही है टाइम पीरियड का इक्वेशन, ठीक, नोट कीजिए। क्या लिखेंगे, यही सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का व्यापक समीकरण है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पिंड का आवर्तकाल का This is the general equation of time period of a body performing simple harmonic motion. ठीक है, मिटा देते हैं इसको। नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, सरल लोलक, ठीक है, नाम सुने होंगे, सिंपल पेंडुलम। क्या होता है सिंपल पेंडुलम, तो एक कोई आधार होता है, ठीक है, एक आधार से बंधा हुआ एक डोरी जिसके एंड पे एक यम द्रव्यमान का भार लटका होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम यानी लोलक कहते हैं। सरल लोलक क्यों कहते हैं इसको, तो जब इसको एक फिक्स पॉइंट तक ला करके छोड़ा जाता है तो ये अपने मिड पॉइंट के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करता है, एक बार इधर से यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहीं जाता है, ठीक। ऐसा ये जब करता है, ठीक है, तो यदि ये मान लीजिए इसका लंबाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसकी लंबाई यल इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, ये जो हल्का हल्का हम लोग को वृत्ताकार गति दिख रहा है, ये थोड़े दूरी के लिए सरल रेखा में गति हमको दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
सरल आवर्त गति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये देखिए सिंपल पेंडुलम है, जब थोड़े दूर के लिए ये गति करेगा उस समय इसकी वृत्तीय गति ना होकर के उसकी गति कैसी होती है? सरल रेखीय गति होती है, इसीलिए हम इसको सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक कहते हैं। ठीक है, ये जो लटका होता है इसको क्या हम लोग बोलते हैं? गोलक यानी बॉल, और ये है धागा स्ट्रिंग। ठीक है, तो सरल लोलक क्या है? तो एक दृढ़ पिंड यम द्रव्यमान का यदि किसी आधार से यल लंबाई के धागे से लटका हुआ है तो वह थोड़े समय के लिए सरल रेखीय गति करता है, जिसे हम लोग सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, इसका आवर्तकाल क्या होता है? तो सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T = 2 अंडर रूट में L/G। ठीक है, जहां यल क्या है? यल होता है धागे की लंबाई, और जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऐसा प्रबंध जिसमें डोरी का एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा हो तथा दूसरा सिरा मुक्त रूप से गोलक से बंध कर अपने साम्यावस्था के इधर उधर गति करे सरल लोलक। और सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ये टाइम पीरियड बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड T = 2 π/L/G। ठीक, आई होप नोट कर लिए होंगे। इसी में आता है सेकंड पेंडुलम। क्या होता है सेकंड पेंडुलम? ठीक है, तो अभी हमने सरल लोलक देखा, सिंपल पेंडुलम। इसी सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल जो T = 2 π/√L/G से निकाले, यानी कि एक दोलन। ठीक है, ये यहां से चला यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर ये बीच में आ गया, ये एक आवर्त हो गया। एक आवर्त अपना पूरा करने में यदि 2 सेकंड का समय लिया, कितना? 2 सेकंड का समय लिया, तो इस प्रकार के सरल लोलक को हम लोग सेकंड पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, सेकंड पेंडुलम कहलाता है। ठीक है, सेकंड का मतलब दूसरा मत समझिएगा,
सेकंड ये समय वाला है, ठीक है, सेकंड पेंडुलम कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड होता है, ठीक है। सेम इस समय, ठीक है, सरल लोलक पे 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। यदि बल पूछ ले कितने प्रकार कार्य करते हैं, तो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। कौन कौन सा? पहला गुरुत्वीय बल, ठीक है, और दूसरा तनाव बल, ठीक है। गुरुत्वीय बल किस पे लगता है, इसके गोलक के कारण लगता है, ठीक है। गोलक का द्रव्यमान जितना ज्यादा रहेगा, गुरुत्वीय बल ये F बराबर क्या होता है, mg, ठीक है। यम यानी द्रव्यमान इस गोलक का जितना ज्यादा होता है, गुरुत्वीय बल उतना ही ज्यादा कार्य करता है। और दूसरा तनाव बल, ठीक है, टेंशन। ये टेंशन किस में लगता है, धागे पे लगता है, ठीक है, और ये हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। और ये गुरुत्वीय बल किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है, ठीक है। तनाव बल ऊपर की तरफ लगता है और गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, बात करते हैं सरल लोलक की लंबाई कितनी होती है, ठीक है, इस वाले सेकंड पेंडुलम की, ठीक है। तो सेकंड पेंडुलम की लंबाई, सेकंड पेंडुलम की लंबाई के बारे में बात कर ली जाए, लंबाई तो t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट में L/G, ठीक है। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L/G। तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड है ना, तो 2 का स्क्वायर, जी कितना है 9.8, 4 इंटू पाई स्क्वायर 22/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, यल बराबर आएगा 99.2 सेंटीमीटर, या लगभग 100 सेंटीमीटर। तो 99.2 सेंटीमीटर यदि होगा, ठीक है, यदि 99.2 सेंटीमीटर लंबा यदि इसका लेंथ होगा, ठीक है, ये यदि हो जाएगा 99.2 सेंटीमीटर, तो इसका टी कितना हो जाएगा, टी आवर्तकाल हो जाएगा 2 सेकंड, ठीक है। और इसी प्रकार के पेंडुलम को हम लोग बोलेंगे सेकंड पेंडुलम, ठीक। मिटा देते हैं। दूसरा
स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली। बात करते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम की। तो यह दो प्रकार से गति हो सकती है। किस किस प्रकार से? तो एक तो हो सकता है इस प्रकार की गति, इस पे यदि कोई द्रव्यमान रखा है, ये इसको खींच करके हम लोग कहाँ लेके चले गए, यहाँ, ठीक। तो फिर ये कुछ समय बाद कहाँ आएगा, फिर ये कुछ समय बाद यहीं तक रह जाएगा, ठीक। ये तीनों स्थिति है। यदि हम लोग खींच करके थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो ये फिर से अपने साम्यावस्था से थोड़ा पीछे ही रुक जाएगा, ठीक है। यम द्रव्यमान है, ठीक है, यम द्रव्यमान है, ठीक। तो ये तो पहली स्थिति हो गई, ये आधार इधर है दृढ़। दूसरी का कैसे होगी? दूसरी होगी यदि ऊपर से ऐसे लटका दिया जाए, यदि ये यम द्रव्यमान का है, इसको थोड़ा सा खींच दिए, यहाँ आ गया, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, खींच करके पुनः अपने आप को बैलेंस करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से खींच करके थोड़ा नीचे किए हैं, तो यहाँ से ये थोड़ा क्या गया है, ऊपर गया है। सेम ऐसे ही ये आगे की तरफ गया है, तो यहाँ से ये पीछे की तरफ जाएगा, ठीक। तो ये दो प्रकार से हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम करेंगे। क्या लिखते हैं? स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का क्षैतिज तल में दोलन, और ये वाला कौन सा कंडीशन था, स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का ऊर्ध्वाधर तल में दोलन। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली जब हम मोशन करा रहे थे, आगे की तरफ खींच रहे थे, तो ये पीछे जा रहा था, ठीक है, और फिर से आगे पीछे सरल आवर्त गति करने लग रहा था। और इसमें क्या हो रहा था, एक दृढ़ आधार से लटका देने पे, नीचे की तरफ खींचने पे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर तल में गति कर रहा है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का एक क्षैतिज तल में दोलन हो गया और दूसरा ऊर्ध्वाधर तल में दोलन हो गया। दोनों केस में ओमेगा बराबर क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट में k अपॉन m, जहां पे k क्या है, स्प्रिंग नियतांक, क्या है, स्प्रिंग नियतांक होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, यम क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं सरल आवर्त गति में ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ध्यान देंगे। अच्छा, ऊर्जा तो हम लोग जानते हैं कि न उत्पन्न होता है न
नष्ट होता है। क्या होता है? केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग एक कर्व बनाते हैं, इसका ऊर्जा और इसके रूप का, तो हमें ये मिलता है, ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर की तरफ यदि हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते जाए, ठीक है, ये ऊर्जा, और इधर की तरफ हम लोग किसको बढ़ाते जा रहे हैं, विस्थापन को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को, तो हमें मिलता है, ये है मान लीजिए गतिज ऊर्जा, और ये है मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे जैसे विस्थापन बढ़ता जाता है, ध्यान दीजिए, पहले क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम रहता है, और विस्थापन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो मिनिमम होता जाएगा ऊर्जा, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसका स्थितिज ऊर्जा फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सेम होता है कि सबसे पहले पिंड में गतिज ऊर्जा 0 रहती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ता है और एक पीक पोजीशन पे पहुंचने के बाद फिर गतिज ऊर्जा धीरे धीरे मिनिमम होता जाता है, ठीक है। आप इसी से संबंध निकाल सकते हैं। ये जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जब यहाँ से बॉडी को यहाँ तक ले जाकर के हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, तीनों कंडीशन देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग विस्थापन बढ़ाते जाएंगे, अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ से हम लोग पहले किधर ले गए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है, फिर यहाँ से आएगा वापस अपने पोजीशन पे, फिर जाएगा यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, फिर आप उसी पोजीशन पे आ जाता है। इस समय देखिए, सबसे पहले गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या था, 0 था, ठीक है, यानी कि जब 0 डिस्प्लेसमेंट था तो गतिज ऊर्जा भी, ये गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। फिर इसको यहाँ तक खींच के जैसे लेके आए हैं, उस समय इसकी जब विस्थापन मैक्सिमम किए हैं तो हमारी देखते हैं गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो गई है और स्थितिज ऊर्जा उसमें मिनिमम हो गई है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे बीच में आएगा, बीच के कंडीशन में भी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा। तो यानी कि हम जानते हैं जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, और जब स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे का रूपांतरण होता रहता है। मिटा देते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, मुक्त अवमंदित तथा प्ररोदित दोलन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पिंड, ठीक है, प्रत्येक पिंड के अंदर जो कण होता है वो वाइब्रेट होता रहता है, होता है ना। तो प्रत्येक पिंड में कुछ उसकी एनर्जी होती है और वो सारा कण आप अपने एक नियत साम्य अवस्था के इधर उधर वाइब्रेट होता रहता है ना। तो प्रकृति में जितने प्रकार के ऐसे कण हैं जो मुक्त रूप से दोलन करते हैं वो सारे कैसे हैं, फ्री ऑसिलेशन है, यानी कि मुक्त दोलन है। उसके अलावा यदि उस पे कोई बाह्य कारक लगता है, जैसे कि घर्षण लग गया या कि हवा का घर्षण लग गया, तो इससे क्या है, वो जब वो उसके दोलन में कुछ कमी आती है
तो उसे हम लोग बोलते हैं अवमंदित दोलन। ठीक है, हम यहाँ पे यदि सरल लोलक को ही देखें, सरल लोलक को यदि हम एक बार यहाँ ले जाकर के छोड़ देते हैं तो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है। क्या ये अनंत काल तक चलता रहता है? नहीं, अनंत काल तक न चलते हुए ये धीरे धीरे रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि नीचे से इसकी पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, हवा अपना घर्षण बल लगाता है, रेजिस्टेंस फोर्स, जिससे कि ये पिंड धीरे धीरे गति करता हुआ रुक जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अवमंदित दोलन। ठीक है, ये धीरे धीरे रुक जाएगा। वही एक कंडीशन लगाइए, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बैठा रहे जो क्या करे, इसको, जो व्यक्ति इसको बार बार धक्का दे। ठीक है, ये यदि इसको बार बार धक्का देगा तो क्या हो, ये कभी पिंड रुकेगा? नहीं। जैसे झूला झूलते समय कि कोई यदि व्यक्ति एक पीछे खड़ा होकर के उसको सपोर्ट करता है, बार बार उसको धक्का देता है, तो वो झूला लगातार झूलते रहता है। यही जो बाहर से बैठ करके कोई फोर्स लगा रहा है जिससे यह अपना दोलन लगातार करता रहे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रणोदित दोलन, यानी कि फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो हम तीनों प्रकार का देख लिए। कौन कौन सा? मुक्त दोलन, जिसमें कोई प्रत्येक पिंड अपने इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा द्वारा लगातार जो दोलन करता रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं मुक्त दोलन। यदि उस पिंड पे कोई बाह्य बल लगा करके उसको रोकने का प्रयास करता है, उसे हम लोग बोलते हैं अवमंदित दोलन। और यदि कोई पिंड बाह्य बल लगा करके उसको लगातार दोलन करने में सक्षम रखता है, उस प्रकार के दोलन को हम लोग बोलते हैं प्रणोदित दोलन, यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, लिख लेते हैं। मुक्त दोलन यानी कि फ्री ऑसिलेशन, किसी बाह्य बल के अनुपस्थिति में पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति से यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से दोलन करता है, जिसे मुक्त दोलन कहते हैं। ठीक है, दूसरा अवमंदित दोलन, यानी कि डैम्ड ऑसिलेशन। क्या लिखेंगे? जब माध्यम द्वारा अवरोध उत्पन्न करने पर पिंड दोलन करते समय अपने आयाम को लगातार कम करता रहता है, और अंततः क्या हो जाएगा? रुक जाता है। ठीक है, कम करता रहता है, अवमंदित दोलन कहलाता है।
ठीक है। तीसरा क्या है? प्रणोदित दोलन, यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन। जब किसी पिंड को बाह्य बल देकर लगातार उसके दोलन को सक्रिय रचन जाता है। प्रणोदित दोलन या बलात् दोलन भी कहते हैं इसको, प्रणोदित या बलात् दोलन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल तो इसका समझ गए होंगे। ये मुक्त दोलन ऐसा जहां पे माध्यम ना हो, ठीक है। वैक्यूम में यदि कोई सरल लोलक को आप दोलन कराते हैं तो वहां पे मुक्त दोलन होगा। अवमंदित दोलन में क्या होगा? जहाँ जो माध्यम में उत्पन्न घर्षण के कारण जो धीरे धीरे रुक जाता है सरल लोलक, तो ये अवमंदित दोलन हो गया, ठीक है। कहीं डोर क्लोजर जो लगा रहता है, ठीक है, वहां पे भी फोर्सली उसको रोका जाता है, ठीक है, उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाता है, ठीक है। वहां पे भी अवमंदित दोलन होता है। और प्रणोदित दोलन जहाँ पे लगातार कोई बाह्य बल लगा करके उसे दोलन कराया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या जाना? तो हमने सबसे पहले हमने वेग का इक्वेशन जाना, यानी कि वेग का समीकरण। दूसरा क्या जाना? हमने त्वरण का समीकरण जाना। फिर हमने क्या जाना? आवर्तकाल का समीकरण जाना। फिर हम क्या जाने? सरल लोलक को जाने। फिर सरल लोलक के बाद सेकंड लोलक यानी सेकंड पेंडुलम को जाने। फिर क्या पढ़े हम लोग? मुक्त, अवमंदित तथा प्रणोदित दोलन को, ठीक है। तो ये मुक्त, अवमंदित तथा प्रणोदित दोलन के आगे से फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।